हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से हम लोग आ गए रेक्टिलिनियर मोशन का नेक्स्ट पार्ट लेके, दैट इज पार्ट नंबर 4, है ना। तो अब तक के आपने जो हमारे साथ देखा है उस पार्ट 1, 2 और 3 में, उसमें हम लोगों ने आपको जनरल बातें बताई थी रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में, जिसमें हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है रिवीजन, यानी डिस्टेंस हमने पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इतनी चीजें हम लोग अब तक यहाँ पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा गोल है, आज का जो हमारा एजेंडा है वो है कैलकुलस। कैलकुलस में बेसिकली कैलकुलस क्या होता है, अगर आप सोचोगे तो कई लोगों के दिमाग में ये आएगा, सर कैलकुलस ये क्या नाम ले लिया आपने, क्या चीज़ है ये। तो एक्चुअली जो कैलकुलस है ना, ये कैलकुलस यानी एक मैथ्स का टॉपिक है, मैथ्स का यूनिट है बोल सकते हो आप पूरा की पूरा। इस यूनिट को मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं, हम उसके अंदर इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, है ना। तो इस तरीके से काफी सारे सब टॉपिक्स को मिला के कैलकुलस एज अ यूनिट होल बन जाता है, ठीक है। सर इसका क्या काम है यहाँ पे फिजिक्स में, सर मैथ्स की बात कर रहे हैं, फिजिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग ये फिजिक्स में। तो देखो मैं बता दूं तुम्हें कि जब हम लोग इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं डिफाइन कर रहे थे, उस समय पर हम लोगों ने, अगर तुम्हें याद होगा तो हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में इसको इंस्टेंटेनियस स्पीड को हमने कुछ इस तरह से लिखा था, इट इज ds/dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी हमने कुछ इस तरह से ही ds/dt लिखा था। फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने लिखा था dv/dt, है ना। तो हम लोग क्या कह रहे थे, ds/dt का मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड में हमने कहा था कि जब भी कभी कोई रेट चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता है, यानी डिस्टेंस का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा, तो जो हमें चीज मिलेगी वो होगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। और जब रेट चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होगा तो जो चीज हमें मिलेगी वो हमें मिलेगी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। यानी जब भी कभी हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए स्पीड के चेंज को देखते हैं तब हमें इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मिलता है, और जब भी कभी हम बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस देखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बोल सकता हूं मैं उसको आगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जब भी हम बहुत छोटे इंटरवल के लिए देखते हैं तो हमें स्पीड मिलता है, और वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है। तो आज के लिए हमारा जो गोल है वो यही कैलकुलस, एक्चुअली ये ds/dt जो लिखा है इसको कैलकुलेट करना, इसको फाइंड आउट करना ही हम इस कैलकुलस में डिफरेंशिएशन में सीखेंगे। तो आज वही बातें हमें करनी है, पूरी तरह से उसको समझना है, उसको अच्छी तरह से सीखना है ना। तो चलो आज का हम इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, इस कैलकुलस को समझने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी और डेप्थ बताऊंगा और चीजें समझाऊंगा कि ये dv/dt या ये ds/dt क्या होता है, और फिर हम लोग आज के वीडियो को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, प्रोसीड करेंगे, और बड़ा मजा आएगा। आज का वीडियो जो है ये कंप्लीट तुम्हें मैथमेटिक्स का फील देगा, बहुत सारी मैथमेटिकल चीजें आपको करनी है, बहुत सारे कैलकुलेशन करने हैं, तो बड़ा मजा आएगा। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को आप पढ़ें, याद रखें और उसके बाद आगे बढ़ें। एक और चीज मैं बोलूंगा आज के वीडियो के लिए कि हम लोग जब ये डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव के रूल्स पढ़ेंगे तो जो रूल्स हैं हमें उसे कहीं से भी डिराइव नहीं करना, है ना। वो जो रूल्स है ना वो ऑलरेडी मैथमेटिक्स में तुम्हारे लिए डिराइव किए गए हैं, बट हमें उसको डिराइव करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये करना है भाई कि वो जो रूल्स हैं उनको अच्छे से समझना है और उनको लगाना सीखना है। ऑलरेडी मैं रूल्स लिखूंगा, आपको सिर्फ लगाना सीखना है, एप्लीकेशन देखनी है। ओके, तो यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं, आज के अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, आज के एजेंडा को फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस थिंग कैलकुलस, एंड नाउ विल लर्न अबाउट द डिफरेंशिएशन एंड इट्स रूल्स। ठीक है, तो अब टू स्टार्ट विद, जैसे कि हमने डेफिनेशंस देखी है, फिजिक्स की डेफिनेशंस देखी है, अब मैं कुछ डेफिनेशंस लिखने जा रहा हूं। मैं सबसे पहले लिखूंगा वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन में लिखूंगा अगर, तो ये लिखूंगा मैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v equals to ds/dt. This is nothing but the velocity. हाँ, ये डेफिनेटली वेलोसिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैं सिर्फ इस मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। दिस इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये जो ds/dt हम लिखते हैं ना, ये ds/dt का मीनिंग अगर हम लैंग्वेज में देखें तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी।
तो ये हम लोगों ने इस तरीके से इसका मीनिंग लिखा है। ये हम लोग इसको मैथमेटिकली, देखो मैथमेटिकली ये ऐसा लिखा जाता है, मैथमेटिकली जो है इसको हम ऐसा लिखते हैं, मैथमेटिकली v इज इक्वल टू ds/dt। अब ये जो ds/dt है ना, इसी को अगर आप देखोगे सो इट इज dt, और ये s, मैं इसको अगर ऐसा लिखूं तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, डिफरेंशिएशन, इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ s with respect to time, this is differentiation of s with respect to time। आप differentiation की जगह एक शब्द और लगा सकते हैं, derivative, this is derivative of s with respect to time, differentiation of s with respect to time या derivative of s with respect to time, या आप इसको कह सकते हैं rate of change of s, that is displacement with respect to time। देखो आप सभी चीजें बोल सकते हो, आप या तो इसको बोल दो रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप बोल दो डिफरेंशिएशन ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप बोल दो डेरिवेटिव ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब एक बात, ये तो एक हो गई डेफिनेशन किसकी, वेलोसिटी की। अगर मैं इसके बाद एक डेफिनेशन लिखूं एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन कहती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity, the rate of change of velocity with respect to time is acceleration, the rate of change of velocity with respect to time is acceleration। भाई change in the velocity is dv and rate of change with respect to क्या, time, तो time को लिखेंगे dt, यानी change in velocity that is dv with respect to time is dt is equal to acceleration। in this way mathematically acceleration को आप ऐसा लिख सकते हैं, इन दिस वे आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये भी कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी यानी कि चेंज, यानी dv, दिस इज डेरिवेटिव दैट इज चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी dt, यानी ये क्या बनेगा dv/dt, दिस इज नथिंग बट द एक्सेलरेशन, दिस इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब भी कभी आपको ये लिखना आ जाएगा, आपको जब ये dt ऑफ v करना आ जाएगा, तो आप एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आपको वेलोसिटी का डेरिवेटिव देखना है यानी dt ऑफ v करना है, यानी आपको वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना सीखना है। जैसे ही आपको ये मिल जाएगा आप एक्सेलरेशन निकाल देंगे। एक डेफिनेशन और आपने देख रखी है, फोर्स। आपने पहले देखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम p विथ, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p, तो उसका चेंज आ गया dp विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी क्या आ गया dt। तो यहां से आप क्या लिखेंगे dp/dt, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द फोर्स, चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट द फोर्स। अगर आप देख रहे होंगे तो मैंने इतनी सारी डेफिनेशंस लिखी है, और उन सारी की सारी डेफिनेशंस में चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आया, चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आया, चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आया। अब ये जो चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हमने निकालना है, ये चेंजेस निकालने के लिए ही हमें जो सीखना है वो है डेरिवेटिव। एक्चुअली मैं एक बात लिखना चाहूंगा, ddt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, ddt का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब है डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम या डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब किसका डेरिवेटिव? तो अगर आपने यहां पे लिख दिया v, तो आप इसको कह सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर आप डिफरेंशिएशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं तो आपको पता चलता है कि वो एक्सेलरेशन है। अगर आप इस v की जगह पे यहाँ पे लीनियर मोमेंटम p लिखते हैं, यानी आप डिफरेंशिएशन ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं, तो यहाँ पे आपको पता है वो फोर्स बनता है। और अगर यहीं पे आप डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करते हैं तो आपको पता चलता है वो वेलोसिटी होता है। और कितनी सारी डेफिनेशंस हैं इसके अलावा, और कितनी सारी डेफिनेशंस है इसके अलावा जो हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं।
उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बहुत सारा कुछ करते हैं, बहुत सारा उसको हम देखते हैं, पर अब तक क्या था पता है क्या? आपको ये डिफरेंशिएशन ऑफ v या डिफरेंशिएशन ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं पता था। तो आपको हमेशा ये रेट ऑफ चेंज ऐसा बोल के 9th-10th स्टैंडर्ड में रेट ऑफ चेंज ऑफ फलाना, रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y ऐसा बोल के छोड़ दिया जाता था, पर कभी उसके डिटेल में हम उसके बेस में नहीं गए। तो मैं एक जनरल चीज बताता हूं आज, जनरल चीज बताता हूं। अगर हम ऐसा लिखें रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसको लिखने का तरीका मैथमेटिकली है चेंज ऑफ x इज dx एंड विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y इज dy। यानी इसको ही पढ़ने का एक और तरीका है डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। अब हमें सबसे पहली चीज ये कि हमें भी ये डिफरेंशिएट करना सीखना है। अब देखो ये d और ये d, दिस d रिप्रेजेंट वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ये d भी वही रिप्रेजेंट करता है वेरी वेरी स्मॉल चेंज। अब अगर एक क्वांटिटी x चेंज हो रही है विथ द सेकेंड क्वांटिटी y, तो आप इसको मिला के क्या लिख दोगे? dx ऑफ dx बाई dy, इसको मिला के क्या लिख दोगे? dx बाई dy। इसका मीनिंग क्या होगा? चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, और इसको ही मैथमेटिक्स में कहते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। तो आप देखोगे मैंने कितना कुछ बता दिया है इस डेरिवेटिव के बारे में, कितना ज़्यादा चीज़ों को डिफाइन कर दिया है डेरिवेटिव के बारे में, और इतनी सारी बातें हमने लिख ली है। अब आपको एक बात तो समझ में आती होगी कि भाई एक्चुअली ds बाई डी टी इज नथिंग बट चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, dv बाई डी टी चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, p बाई डी टी यानी चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। अब हमें एक्चुअली ये चेंज निकालना सीखना पड़ेगा, यानी अब हमारे लिए बेसिक पर्पस ये हो गया है कि हमें कैसे भी करके अब हमें ये चेंज को कैलकुलेट, यानी हमें एक्चुअली इस ds बाई डी टी को कैलकुलेट करना सीखना होगा, हमें एक्चुअली इस dv बाई डी टी को कैलकुलेट करना सीखना होगा, हमें एक्चुअली इस dp बाई डी टी को कैलकुलेट करना सीखना होगा, या फिर हमें इस dx बाई dy को कैलकुलेट करना सीखना होगा। आप ये देख सकते हो यहाँ लास्ट में लिखा है दिस dx बाई dy इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू y। यानी हम एक्चुअली इस डिफरेंशिएशन में हम क्या सीख रहे हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। यानी एक तरीके से मैं इसको यहां एक फाइनल चीज लिखूं तो मैं ये कह सकता हूं इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन y। पर सर क्यों पढ़ रहे हैं? मेरे फिर भी दिमाग में नहीं आ रही ये बात, सर ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? देखो बहुत बढ़िया चीज है, आपने जब भी कभी किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बात की, वो एक जगह पे था और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, या फिर यहाँ कोई आपका फ्रेंड था, ये खड़ा हुआ था ए पे, फिर वो उठा ए से उठ के बी पे चला गया, ए से जब उठ के बी पे चला गया तो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट कर दिया, उसने कुछ अपनी जगह चेंज की, यानी वो डिस्प्लेस हो गया। हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ रखा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। तो उसने अपनी जगह चेंज की, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। जब वो ए से उठ के बी पे चला गया तो हमने उसके लिए एक डिस्प्लेसमेंट ये टर्म तो डिफाइन की कि भाई वो उठ के चला गया तो डिस्प्लेस हो गया। फिर हमने एक और चीज देखा घड़ी लगा के, अच्छा वो ए पे बैठा था जब एग्जैक्टली 5 बज रहे थे, और जब वो बी पे पहुंचा तो 5:05 हो रहे थे। तो जब हमने उसके डिस्प्लेसमेंट को समय के साथ देखना चालू किया तो हमने एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिराइव की जिसका नाम था वेलोसिटी। तो हमने ये कहा कि भाई डिस्प्लेसमेंट का चेंज जब हम समय के साथ देखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देखते हैं, तो हमने एक नई चीज डिफाइन की, दैट इज वेलोसिटी। तो दिस इज न्यू थिंग, but how you will calculate velocity? So
First of all, you have to learn how to differentiate this displacement with respect to time. यानी आपको सबसे पहले सीखना होगा कि डिस्प्लेसमेंट के चेंज को टाइम के चेंज के साथ कैसे लिखा जाए. जब आप डिस्प्लेसमेंट के चेंज को टाइम के चेंज के साथ लिखना सीख जाओगे, उस समय आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालना सीख जाओगे. और कौन सी वेलोसिटी? तो ये बहुत छोटे इंस्टेंट्स हैं, छोटा इंटरवल है, तो छोटा d भी है, यानी डिस्प्लेसमेंट भी छोटा है, टाइम भी छोटा है. तो जो आप वेलोसिटी निकालना सीख जाओगे, इससे जो वेलोसिटी या इससे जो एक्सेलरेशन या इससे जो फोर्स मिलेंगे, ये सब इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी, क्योंकि इनके अंदर जो समय है, जो टाइम है, वो बहुत छोटा है. तो और सर फिर एवरेज वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तो एवरेज वैल्यूज हम लोग देख चुके हैं. टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे तो एवरेज स्पीड आएगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करोगे तो एवरेज वेलोसिटी आएगी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा एवरेज वाला. तो दिस ऑल थिंग्स यू नो वेरी वेल, यू नो ऑल दिस थिंग्स वेरी वेल. तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है इन इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए. जब भी हम किसी चीज को डिफरेंशिएट करेंगे तो जो हमें मिलेगी वो इंस्टेंटेनियस वैल्यूज होंगी. उन इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए ही हमें सारा खेल, अब जो सारा काम है वो करना है. तो चलो हम अब यहां से ये जो बैकग्राउंड बनाया है इसके आगे बढ़ते हैं. मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके दिमाग में चीजें आ गई होंगी. अब हमें समझ में आ गया कि डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव, अब मैथमेटिक्स की टर्म में बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाए तो वो वेलोसिटी होता है, और अगर वेलोसिटी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाए तो वो एक्सेलरेशन होता है, और अगर लीनियर मोमेंटम का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टाइम किया जाए तो वो एक फोर्स होता है. इसी तरीके से अगर मैं बोलूं तो बहुत सारी चीजें हैं. जैसे आपको पता होगा जनरल एक टर्म और मैं ले सकता हूं पावर. पावर का डेफिनेशन भी आपको पता है, वो आपने सुन रखा है, रेट ऑफ डूइंग वर्क. रेट ऑफ डूइंग वर्क यानी काम जो आप करते हैं, वर्क जो करते हैं, वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. रेट ऑफ डूइंग वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम यानी वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं W से, और रेट ऑफ डूइंग वर्क हो गया dW, और dW by dt यानी डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क विथ रिस्पेक्ट टू टाइम will give you what? Power. This differentiation of work with respect to time will give you power. तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से rate of doing work with respect to time, तो हम वहां से पावर निकाल सकते हैं. ठीक है. तो अब बेसिकली क्या है पता है क्या? हमें बेसिकली चेंज ऑफ वन फिजिकल quantity, that is some x dx, with respect to change of other physical quantity, that is dy. हमें basically ddx of sorry, इसको मैं y ले लेता हूँ, इसको x ले लेता हूँ, है ना. तो मैं कह रहा हूँ ddx of y ये निकालना सीखना है. ठीक है. तो अब सिंपल चीज है. ठीक है. अब सिंपल चीज है. अब हम लोग यहां पे देखेंगे. ठीक है. अब हम यहां पे देखेंगे रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन. तो रूल नंबर वन ये क्या कहता है? इफ y समथिंग दैट इज कांस्टेंट, कोई एक नंबर है y, जस्ट सी. भाई डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? एक का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अनदर. एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज जब हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ देखते हैं तो दैट इज नथिंग बट डिफरेंशिएशन. अब अपन ने अगर कांस्टेंट नंबर ले रखा है, एक अकेला कांस्टेंट नंबर, फॉर एग्जांपल 5. क्या ये 5 किसी के साथ बदल सकता है? क्या ये 5 टाइम के साथ 6 हो जाता है? क्या ये दूरी चलते चलते, भाई मैं लेके चला था 5 घर जेब में और घर जगह थे 10 हो गया. डिस्टेंस ट्रैवल किया ना तो 5 का 10 हो गया. एक दिन मैंने ऐसे ही घड़ी लगा के देख रहा था, टाइम हुआ तो 5 का 7 हो गया. तो जो नंबर है कांस्टेंट नंबर, क्या ये समय के साथ, दूरी के साथ या किसी और भी पैरामीटर के साथ चेंज होता है?
अगर ये समय के साथ या किसी और पैरामीटर के साथ चेंज नहीं होता तो क्या हम इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या लिखें? भाई चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस क्या होगा? चेंज इन y, क्या y यानी क्या नंबर, क्या एक कांस्टेंट वैल्यू समय के साथ या स्पेस के साथ बदलता है? समय के साथ स्पेस के साथ बदलता है? नहीं बदलता। जब वो कांस्टेंट नंबर समय या स्पेस के साथ नहीं बदलता तो उसका डेरिवेटिव या उसका डिफरेंशिएशन या उसका चेंज हमेशा क्या होगा? जीरो। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई किसी भी x के टर्म्स में के रिस्पेक्ट में अगर आप y को बदलने की बात करोगे तो यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी क्वांटिटी, x is any quantity, it can be time, it can be space, it can be anything, but derivative of x, derivative of c with respect to x will be always zero। ये बात दिमाग में बैठा लो कि भाई कोई कांस्टेंट अकेला नंबर अगर है, वो अकेला कांस्टेंट कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में बदल नहीं सकता, कभी भी किसी के रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं हो सकता। इसलिए उसका डेरिवेटिव या उस कांस्टेंट का रेट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी विल बी ऑलवेज जीरो, विल बी ऑलवेज जीरो। सो दिस इज रूल नंबर 1। जब भी कभी कोई अकेला कांस्टेंट होगा उसका डेरिवेटिव हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू एनी फिजिकल क्वांटिटी विल बी जीरो। इसके बाद आता है रूल नंबर 2 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो रूल नंबर 2 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज dy, this rule number 2 is very important and this is called power rule, this is called power rule। power rule ये कहता है कि अगर y equal to x का पावर n है, कुछ तो भी y है वो x का पावर n है, कुछ भी x का पावर कोई नंबर होगा, n is any number, okay, y is x का पावर n and n is any number, it can be a fraction, it can be a negative number, it can be anything। अगर y इक्वल टू x का पावर n है, ठीक है, तो अब चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? ddx। ये क्या मतलब है इसका? ddx का मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम इसको क्या लिखेंगे? ddx ऑफ x का पावर n। तो अब इसका रूल क्या कहता है? इसका रूल कहता है ये कि भाई ddx ऑफ y, या फिर मैं इसको ऐसा लिखूं ddx ऑफ x का पावर n, ddx ऑफ x का पावर n इज nx टू द पावर n माइनस 1। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मैं समझाता हूं ये क्या है। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल 1 जैसे हम देख लें इसको, इफ y इक्वल टू x का पावर 6, n की जगह मैंने क्या ला दिया? 6। अब आपको सिर्फ क्या करना है? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ddx ऑफ y इज इक्वल टू ddx ऑफ x का पावर 6। ये आ गया x का पावर n, x का पावर 6। अब ये x का पावर n यानी x का पावर 6, यानी ये n देखो तो सामने आ रहा है, यानी 6 सामने आ रहा है, 6x का पावर 6 माइनस 1 कर दो, इसको ऐसा लिख दो। यानी हम यहां से कह सकते हैं कि भाई ddx ऑफ x का पावर 6 जो है वो 6x का पावर 6 माइनस 1 यानी 5, ये आ गया। कुछ भी नहीं किया आपने, सिर्फ ddx ऑफ x का पावर n इक्वल टू n x का पावर n माइनस 1 लगाया, बाकी कुछ नहीं किया। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इफ y इक्वल टू x का पावर -3/2, अगर ये -3/2 है तो हम इसको क्या कर लेते? फिर से देखो डिफरेंशिएट कर लेते, y विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेते। तो यहां से क्या होता है? ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ x का पावर -3/2। अब ये जो है ये वाला टर्म आपके पास n हो गया, ये n वापस से सामने ले आओ तो ये कितना आ जाएगा? देखो जरा, -3/2 सामने आ गया और x का पावर आ गया -3/2 -1। और यहां से अगर हम देखेंगे तो ddx ऑफ x का पावर -3/2 अब क्या बना? तो ये आ गया -3/2 और x का पावर -3/2 -1 यानी ये जाएगा -5/2। दिस इज दी ddx ऑफ x का पावर n। आई होप ये छोटे छोटे 2 एग्जाम्पल्स है, शायद इससे आपको ये रूल जो है ये रूल समझ में आ गया होगा। x कैन बी एनीथिंग। नाउ द नेक्स्ट रूल इज रूल नंबर 3। इसका नाम है सम रूल, इसका नाम है सम रूल। सम रूल ये कहता है कि जैसे इफ
मल्टीपल टर्म्स हैं, y इक्वल टू कुछ दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसे एक इक्वेशन दी हुई है। तो अब आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, अगर इस तरफ डी डी एक्स इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं y को अगर विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप इधर भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आप तुरंत ही क्या लिख पाएंगे, यहाँ पे तुरंत ही लिख पाएंगे, आप इधर लिख देंगे आप डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ax² प्लस bx प्लस c। देखो ये पूरा ब्रैकेट है। अब क्या करना है, बस ये जो ddx है, ये जो एक ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन हर एक टर्म के साथ लगा देना है आपको, जो आप मैथमेटिक्स में नॉर्मली करते भी हैं। जो आप मैथमेटिक्स में नॉर्मली करते हैं तो क्या बनेगा, ये आपके पास ddx ऑफ ax² के साथ लगा दो, प्लस ddx ऑफ bx लगा दो, प्लस ddx ऑफ c लगा दो आप। तो इस तरीके से आप इसको हर एक के साथ लगा सकते हो। इसको अगर हर एक के साथ लगाना है तो आप इसको यहां से, अब ये a, अच्छा मैं एक चीज यहां लिख देता हूं पहले, where a b and c are constants। देखो एक बात और बता दूं, सबसे पहला रूल ही क्या कहता है कि अगर कोई अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव, अकेला कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 है, अकेला। हाँ, तो यहाँ ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे जो x² उसके साथ a है, x के साथ b है, और ये c जो है ये अकेला कांस्टेंट है। तो डेफिनेटली इस अकेले कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होगा, पर ये ax और a और b 0 नहीं होंगे, क्योंकि वो अकेले नहीं है। ये अकेला होगा तो ही 0 होगा, ये बात ध्यान रखो। तो अब यहां से अगर हम आ जाएं तो ये आ गया हमारे पास ddx ऑफ ax²। तो a जो है ना, अब इसमें एक बात समझना, जब भी कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में आता है तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट का तो कुछ चेंज हो नहीं सकता। कांस्टेंट, ये ddx का मतलब ये चेंज ऑफ दिस क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू सम x, बट इस a के अंदर तो ये x के रिस्पेक्ट में कोई चेंज आ नहीं सकता। इसलिए जो चेंज नहीं हो सकता उसको बाहर फेंक दो, जो चेंज नहीं हो सकता उसको बाहर फेंक दो, जो अकेला है उसको 0 लिख दो। ये बात को ध्यान रखना भाई, x के साथ a चेंज नहीं हो सकता, पर a अकेला भी नहीं है। a किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई अगर हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, देखो अगर कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो आपको उसके सिर्फ डेरिवेटिव जो हमारा है ddx जो है उसके बाहर रख देना है, सिर्फ आपको उसको इसके बाहर रख देना है। तो अब यहां से आपने अगर इसको बाहर रख दिया a, तो ये आ गया ddx ऑफ x² प्लस इसको बाहर रख दिया b, और ये आ गया ddx ऑफ x, और ये आ गया प्लस ddx ऑफ c, यानी 0। अब यहां से अगर आप देखोगे तो ये जो पॉइंट है, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 1 है। अब जब यहां x का पावर 2 है, यहां x का पावर 1 है, तो ये x का पावर 2, ये x का पावर 1, देखो ये वाला रूल जो है ना x का पावर n वाला, फिर से यहां लगेगा। यानी क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी dy बाई dx, दिस इज a, और ये 2 आ जाएगा सामने, x का पावर होगा 2 माइनस 1, और ये b है प्लस के बाद, और यहां पे आ जाएगा 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1। देखो n सामने ला लिया, n जो था वो 1 था, x का पावर 1 माइनस 1 हो गया। अब यहाँ पे x का पावर 1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा, x का पावर 0। तो अगर हम इसको नेक्स्ट स्टेप में लिखें तो ये 2 बनेगा, ये आ जाएगा x का पावर 2 माइनस 1 यानी 1 आ जाएगा, प्लस b इंटू 1 इज b, एंड x का पावर 0 इज ऑल्सो 1। सो x का पावर 0 अगर हम देखेंगे तो वो खुद भी क्या रहेगा, 1। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाई dy बाई dx जो है इट इज 2ax प्लस b। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। पर एक बात और, यहां अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है। यहां पे अगर आप देखोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट सीखने वाली बात है, वो ये, यानी कभी भी अगर आप सिंपल ddx ऑफ x, देखो जरा इसको समझने की कोशिश करो। हाँ, व्हाट इट इज ddx ऑफ x का मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। भाई एक क्वांटिटी खुद के रिस्पेक्ट में कभी भी चेंज सेम अमाउंट से होगी, यानी जो dx होगा वही dx होगा, जो ये dx है वही ये dx है, तो ये हमेशा क्या आएगा, 1। तो यहां देख लो, इसको सॉल्व करके जो b था, ये ddx ऑफ x जो है वो देखो यहां 1 बन गया।
एक सिंपल चीज सोचो ना जरा, ये तो मैथमेटिकली आ ही गया, ये वाला तो मैथमेटिकली दिख रहा है कि डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर 1 को सामने लाओ, एक्स का पावर 1 यानी 0, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0, एक्स का पावर 0 इज 1। तो ये जो पूरी ये जो टर्म है ना, ये डी डी एक्स ऑफ एक्स, ये टर्म ये बनी, और फिर फाइनली ये टर्म ये बन गई, और ये फाइनली 1 बन गई। अगर ये डी डी एक्स ऑफ एक्स 1 बन रहा है, इसका मतलब चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स, चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ एक्स। यानी सोचो कि अगर कोई स्पीड 3 से चेंज हो रही है, तो वो 3 से चेंज स्पीड खुद के रिस्पेक्ट में 3 ही चेंज होगी, तो 3/3 अगर देखोगे तो वो 1 ही आएगा। यानी इसका मतलब जब भी कभी डी डी एक्स ऑफ एक्स हो, या डी डी वाई ऑफ वाई हो, या डी डी z ऑफ z हो, या फिर किसी भी चीज को अगर खुद के रिस्पेक्ट में चेंज करोगे तो वो हमेशा क्या आएगी? 1। बस इस बात को समझ लो, इस बात को ध्यान रखना हमेशा ही, इस बात को हमेशा पकड़ के रखना कि जो डी डी एक्स ऑफ एक्स है विथ डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ, या चेंज इन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विल बी ऑलवेज 1। ये एक बात हो गई। तो अब यहां तक हम लोग आ गए। इसके बाद जो हमें देखना है वो ये है कि अब ये तो एक सम रूल था हमारे पास, सम रूल हमने देख लिया। अब हम आगे देखें तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखें अगर, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए अगर सम रूल का, तो y इक्वल टू क्या होगा? तो लेट से भाई 5x² प्लस 3x प्लस 2। आप देखोगे तो मैंने सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल लिया है, जैसे यहाँ a, b और c था, वैसे यहाँ 5, 3 और 2 है। बट 5, 3 एंड 2 आर व्हाट? दे आर कांस्टेंट, बट दे आर नॉट लाइक, वो अकेले कांस्टेंट्स नहीं है, वो x के साथ वाले कांस्टेंट्स हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब सिंपल चीज है, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बोला गया है भाई, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। इसका मतलब ही आपसे क्या पूछा गया है पता है? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, आपको ये कहा गया है। तो हम क्या करेंगे? अब हम कर देंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ 5x² प्लस 3x प्लस 2। इसका मतलब अब क्या करेंगे? ये डी डी एक्स को हर एक जगह पे लगा देंगे, अब वही जो हमने अभी पहले वाले पे किया था। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स इक्वल टू, तो दिस इज डी डी एक्स ऑफ 5x² एक टर्म के साथ हो गया, प्लस डी डी एक्स ऑफ 3x प्लस डी डी एक्स ऑफ 2, ऐसा कर लेंगे हम इसको। फिर अगेन 2 अकेला कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0। फिर जो कांस्टेंट है उसे डेरिवेटिव के बाहर लिख दो, ये हमेशा की बात आपको फॉलो करनी है। तो इट विल बी नाउ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5 डी डी एक्स ऑफ x² प्लस 3 डी डी एक्स ऑफ x। अगेन मैंने फिर बताया था डी डी एक्स ऑफ x, डी डी एक्स ऑफ x वो 1 ही बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ समझाया है। ये x यानी x का पावर 1 होता है, फिर एक बार बताऊंगा यहाँ। तो ये कैसे होता है वो देख लेंगे। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू 5, अब डी डी एक्स ऑफ x का पावर n, वही वाला रूल लग रहा है, n सामने ले आओ तो इंटू आ जाएगा 2, x का पावर आ जाएगा 2 माइनस 1 प्लस 3, और यहाँ x का पावर 1 है तो 1 इंटू x का पावर 1 माइनस 1। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, सो इट इज dy बाई डी एक्स, 5 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करो तो 10x आ गया प्लस 3x का पावर 0 यानी 1 आ गया। सो फाइनल आंसर इज 10x प्लस 3। यहां तक अगर आपकी बात समझ में आती है तो चीजें काफी आसान हैं। देखो अब मैं इसको ना, ये मैथमेटिक्स चल रहा है ना, इसको मैं थोड़ा वही जाता हूं वापस फिजिक्स में। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, उसमें मैं बताता हूं डिस्प्लेसमेंट S is given as function of time, S equal to 2t square plus 5t plus 1. Displacement as given as function of time, S equal to 2t square plus 5t plus 1. Find velocity and acceleration as function of time, as function of time. आपको फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। भाई तो अभी अभी यहां लिखा था इसके जस्ट पहले कि आपने
वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी थी डी डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपको एस दिया हुआ है टाइम का फंक्शन, तो आपको ये निकालने के लिए क्या करना चाहिए, सोचो जरा। अभी तक ये जो अपन dx बाय dy बाय dx कर रहे हैं, यानी हम क्या देख रहे थे, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ही वेलोसिटी होता है। दिस इज डिस्प्लेसमेंट। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल जस्ट डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यू जस्ट डिफरेंशिएट s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी v इक्वल्स टू आ गया d dt ऑफ s, और वो जो s की इक्वेशन है वहां d dt लगाओ, यू विल गेट 2t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1। अब यहां आपको इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ये जनरल था, x y जनरल। ये देखो, ये जो भी हम रूल्स पढ़ रहे हैं ना, जनरल x और y में पढ़ रहे हैं, पर जरूरी नहीं हर बार x और y ही रहेगा। ऐसा जरूरी थोड़ी कि हर बार x और y ही रहेगा। ये तो जनरल था x और y। यहां पे कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी आएगी, कभी x की जगह पे वेलोसिटी आ जाएगा, कभी y की जगह टाइम आ जाएगा, y की जगह वेलोसिटी आ जाएगा, x की जगह टाइम आ जाएगा, मोमेंटम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है। x और y सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, उसकी जगह कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ सकती है। यानी एक फिजिकल क्वांटिटी का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अदर फिजिकल क्वांटिटी, हमें बेसिकली इसको देखना है, और उसी को हमने डिफरेंशिएशन ऑफ 1 या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x का, या डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिला वेलोसिटी। डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिला एक्सेलरेशन। तो अभी हम लोग करेंगे यहाँ पे जो वो चीज यही है कि हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी को इस डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये भाई अपना रूल लगा दो सिंपल इस पे। अब देखा आपने वेलोसिटी से अब देखा आपने डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालने के लिए ये पूरे डेरिवेटिव को सीखने की जरूरत है, क्योंकि आप ये सॉल्व नहीं कर सकते थे जब तक आपके पास ये रूल्स नहीं आते। ये रूल्स से ही तो ये सॉल्व होगा। अब लगा लेते हैं इस रूल को, तो देखो क्या मिलता है, डी डी टी ऑफ 2t स्क्वायर प्लस डी डी टी ऑफ 5t प्लस डी डी टी ऑफ 1 हो गया। 1 अकेला है, कांस्टेंट है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 होगा। और फिर अब ये जो बचते हैं, यहाँ 2 है कांस्टेंट, यहाँ 5 है कांस्टेंट, पर ये किसी के साथ है, वेरिएबल के साथ है। 2 को रखो बाहर, 5 को रखो बाहर। हर बार बता रहा हूं वो सेम प्रोसेस है। अब आपने इसको बाहर रख दिया तो ये आ गया 2, ये आ गया डी डी टी, और ये आ गया टी स्क्वायर, और ये आ गया प्लस 5, और ये आ गया डी डी टी ऑफ टी। आप अब इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको मिटाता हूं मैं। ऐसा हो सकता है कि आपको लिखने के लिए समय कम पड़े, आप वीडियो को पॉज कर दें, और वीडियो को पॉज करके जितनी भी चीजें लिख दी हमने वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देयरफॉर वेलोसिटी जो होगा दैट विल बी, अब इसको सॉल्व करें तो ये 2, और देखो फिर से यहाँ डी डी टी ऑफ टी का पावर 2, डी डी टी ऑफ एक्स का पावर n। अब ये मत बोलना सर इधर तो x था इसलिए रूल, यहाँ t है तो रूल कैसे लगाऊं। अरे भाई x कोई जनरल वेरिएबल है, इट कैन बी t, इट कैन बी v, इट कैन बी एनीथिंग। अब यहाँ वो t है तो t का पावर 2, यानी 2 को सामने ले आओ और t के पावर में 2 - 1 कर दो, और फिर वहां पे प्लस कर दो 5, और वहां 5 t के पावर में 1 है तो 1 ले आओ। फिर वही बात आ गई, डी डी टी ऑफ t है, तो मैंने कई बार बताया डी डी टी यानी चेंज ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी विद इटसेल्फ इज 1, सो इट इज 1। सो डायरेक्टली यू कैन राइट 2 2 4 t का पावर 1 प्लस 5। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। थोड़ा ध्यान देना इसमें। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम। एक मिनट, इसको थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं। दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। या इसी को आप ये कह सकते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सर इंस्टेंटेनियस कैसे हो गई है, बताता हूं। v इक्वल टू 4t प्लस 5 है, आप जस्ट इस पे t इक्वल टू 0 पुट कर दो, t 0 पुट कर दो, आपको मिलेगा v इक्वल टू 5। आप जस्ट इस पे t इक्वल टू 1 पुट कर दो, टाइम अलग अलग टाइम रख दो, टाइम 1 रख दो तो 1, 4 1 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 4 इट इज 9। आप टाइम को t इक्वल टू 3 सेकेंड रख दो तो 3 4 12, 12 प्लस 5 यानी कितना आ गया, 12 प्लस 5 इज 17, ठीक है। आप देखोगे तो आपको अलग अलग इंस्टेंट्स पे अलग अलग वैल्यूज ऑफ वेलोसिटीज मिल रही हैं।
तो दिस कंप्लीट इक्वेशन रिप्रेजेंट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ टाइम, यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ये किसी इंस्टेंट पे डिफाइन होने वाली वेलोसिटी है, और हम जब भी इसको डिफरेंशिएट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो जो हमें वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है वो हमेशा हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिलता है। या फिर जब भी कभी हम किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो जो इक्वेशन निकल के आएगा वो हमेशा इंस्टेंटेनियस फिजिकल क्वांटिटी देगा। इसी तरीके से अब इसमें सेकंड चीज आपसे पूछी गई, भाई क्या निकाल के बताओ, एक्सेलरेशन। तो आपको पता है व्हाट इज एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के बारे में आप जानते हैं। तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन जो मैंने इसके पहले लिखी है, दैट इज नथिंग बट एक्सेलरेशन इज नथिंग बट dv by dt. What it is rate of change of velocity. What is velocity? This is velocity. Now differentiate this equation with respect to time. Now you'll get ddt of velocity, that is what, 4t plus 5. This is ddt of 4t plus 5. The acceleration you have got ddt of 4t plus ddt of 5. Again वही रूल लगाओ जो हमने पढ़े हैं, 5 का डेरिवेटिव अकेला कांस्टेंट 0, 4 जो है वो बाहर ला दो, तो एक्सेलरेशन इज 4 टाइम्स ddt of t, यानी t का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ विल बी 1, सो इट विल बी 4. सो एक्सेलरेशन का यूनिट आप सब जानते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट एक्सेलरेशन 4 का मतलब इट इज कांस्टेंट, इट इज कांस्टेंट. Acceleration is constant. It means it is not changing with time, or it means it is not changing with any other physical quantity. Here velocity is changing with respect to time. For different values of time you have got different values of velocity. पर ये जो acceleration है ये आ गया 4, इसमें टाइम की टर्म ही नहीं है, टाइम की टर्म ही नहीं है, यानी ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल नहीं है, यहां पे टाइम ही नहीं है, यानी ये चेंज भी नहीं होगा. सो क्या सर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है? अरे भाई ये इंस्टेंटेनियस बोल दो, एवरेज बोल दो, एक ही बात है, क्योंकि जब भी कभी कोई फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है बहुत लंबे टाइम इंटरवल तक, तो किसी इंस्टेंट पे देखोगे तो भी उतनी मिलेगी, किसी इंटरवल पे देखोगे तो भी उतनी मिलेगी. यानी किसी भी कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी का, यानी फिजिकल क्वांटिटी यानी कोई वेलोसिटी हो सकता है, एक्सेलरेशन हो सकता है, फोर्स हो सकता है, वर्क हो सकता है, पावर हो सकता है, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू और उसकी एवरेज वैल्यू हमेशा इक्वल ही आएंगी. सोचो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, बहुत बड़े टाइम इंटरवल के लिए एक ही वैल्यू है, जैसे एक्सेलरेशन हमेशा 4 है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी 4 है और उसकी एवरेज वैल्यू भी 4 है. तो मैंने ये जो एक एग्जाम्पल लिया था ना, मैंने ये एग्जाम्पल, ये जो रूल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ऐसे क्लोज रखो अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. फिजिक्स में जहां डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है वहां ये रूल बहुत ज्यादा यूज होता है. पावर रूल जो है इसको आप बिल्कुल भूले नहीं, इसको बिल्कुल ध्यान में रखें. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसका बिल्कुल यानी दिमाग में बैठा लो बस इसको, यानी कहीं से भूलना नहीं है, बस इसको ये ध्यान रखो. हर जगह आपको दिखने को मिलेगा ddx ऑफ x का पावर n इज x का पावर n x का पावर n-1. जहां भी आप, मैं इसको एक्चुअली एक काम करता हूं, यहां मैं इसको रहने देता हूं, ठीक है, क्योंकि आगे भी हम लोग जब यूज करेंगे nx का पावर n-1 तो हमें ये बार बार जो है पता चलता रहेगा कि देखो हर जगह ये यूज हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिखा रहने देता हूँ. आई होप आपने ये सब चीज़ें लिख ली होगी, ठीक है ना. अब यहाँ से आगे जो हम बढ़ते हैं तो इसमें कुछ रूल्स जो हैं, जैसे हमने अभी तक के रूल नंबर 3 तक पढ़ लिया, तो रूल 3 के बाद हम लोग जाते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, ठीक है. तो अब 4th रूल जो है, 4th 5th जो रूल्स हैं ये थोड़े से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पे डिपेंडेंट रूल्स हैं, है ना. तो मैं सिंपल कुछ बातें बता देता हूँ उसके लिए. जैसे हम इसके बाद देखेंगे रूल नंबर 4, ठीक है, रूल नंबर 4. तो यहाँ इफ y इक्वल टू साइन x है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये। ट्रिग्नोमेट्री आप जानते हैं थोड़ा 10th में, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये देख के आए आप लोग। तो साइन एक्स है अगर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो अगर अपन इसको लिखें डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये आपको याद करना है। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स। इसको रट लें, इसको दिमाग में भर लें। हालांकि मैथमेटिक्स में जेई वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको बताया जाता है ये क्यों आता है, कैसे आता है, बट एक बात समझ लो, इसकी जरूरत कहीं नहीं है। सिर्फ आपको जरूरत इस चीज की कि डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, खत्म, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं। मैं अब लाइन से कुछ रूल्स लिखता हूं, फिर रूल नंबर 5 आ जाएगा आपके पास। फिर वही चीज है, इफ वाई अगर साइन है तो कॉस भी हो सकता है, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी हम इसको लिख देंगे डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स साइन एक्स। इसके अलावा आपके पास और 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, टेन कॉट सेक कोसेक। थोड़ी समय के बाद वो भी बताऊंगा, वो कैसे आते हैं वो भी बताऊंगा। बेसिकली भी डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, याद रखो। डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, याद रखो। एक रूल और है, रूल नंबर 6, इफ y इक्वल टू ई पावर एक्स, तो यहां पे क्या आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये ई पावर एक्स, थोड़ा सा मैं एक बात बताऊं तो ये एक्चुअली ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बारे में बहुत सारी डिटेल मैं आपको जब हम ग्राफ पढ़ेंगे मैं तब दूंगा, तो इसके बारे में हम बहुत सारा डिटेल पढ़ेंगे तब जब हम लोग ग्राफ्स पढ़ेंगे। तो ग्राफ्स के समय पे मैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अच्छे से समझाऊंगा कि ये किस नेचर का होता है, क्या होता है ये। इसको फिलहाल एक्सपोनेंशियल ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, इतना ध्यान रखो। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स। अच्छा, ये जो बात है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना बड़ा बेशरम टाइप का होता है, इसको डिफरेंशिएट करो तो भी कोई असर नहीं है, इसको इंटीग्रेट करो तो भी कोई असर नहीं है। डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स विल बी ई पावर एक्स, इट विल नॉट चेंज विथ डेरिवेटिव और विथ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है बाद में देखेंगे, पर ना इसको डेरिवेटिव का असर है ना इसको इंटीग्रेशन का असर है, ये हमेशा ई पावर एक्स ही रहता है। ये बात समझ लो, बड़े बेशरम टाइप का है। इसके बाद एक रूल है, दैट इज रूल नंबर 7। तो इसके लिए बाद अब एक और नए टाइप का फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगा रूल नंबर 7 में। इफ y इक्वल टू ln ऑफ x, यानी दिस इज लॉगरिथमिक फंक्शन। इसको भी मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा जब हम ग्राफ पढ़ेंगे, इसकी बात करेंगे, लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करेंगे। बट अभी के लिए सिर्फ ये समझो, देयर आर सम मैथमेटिकल फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इसके डिफरेंशिएशंस क्या बनते हैं बस उस पर ध्यान दो। अगर डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स हम देखें तो इट इज ई पावर एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x देखा जाए, सो इट विल बी डी डी एक्स ऑफ y, दैट इज डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ x, दैट इज नेचुरल लॉग ऑफ x, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, इट इज 1/x। तो डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ x इज 1/x, डी डी एक्स ऑफ ln ऑफ x इज 1/x। देखो अब मैं कुछ बातें बता दूं, मैं 7 रूल बता चुका हूं, मैं एक बार फिर से रूल्स को रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहला रूल हमने पढ़ा था जिसमें हमने कांस्टेंट का डेरिवेटिव देखा था। अकेला नंबर अगर है, अकेला कोई कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो कांस्टेंट नंबर कभी बदलता नहीं है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के साथ वो हमेशा एक जैसा रहता है, तो किसी भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव विल बी ऑलवेज 0। तो अकेले कांस्टेंट को आप जब भी कभी डेरिवेट लिखना, डिफरेंशिएट करना चाहोगे, डेरिवेटिव उसका निकालना चाहोगे, दैट विल बी ऑलवेज 0, पहला रूल। सेकेंड रूल आपने पढ़ा था पावर रूल, दैट इज डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n। ये वाला रूल पढ़ा था, डी डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n, यानी कोई x हमारे पास वेरिएबल है और उसके पावर में n है, तो वहां n जो है वो सामने आ जाएगा और n इंटू एक्स का पावर n-1, पावर में n-1 होगा। ये हमारे पास हमारा पावर रूल था। ये समझ लो कि ये स्टार ऑफ द शो है, ये बहुत जगह यूज होगा, हर जगह ही मिलेगा आपको, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तीसरा रूल आपने पढ़ा था सम रूल, जिसके अंदर हमने 3-4 टर्म्स का सम देखा था इक्वेशन में, और वो सम को हम उस सम के अंदर जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं उनको 1 by 1 डिफरेंशिएट कर रहे थे, जिसमें हम ये देखा था कि एक टर्म में कांस्टेंट के साथ एक एक्स स्क्वायर या कोई वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हमें बस उसको डी डी एक्स या डेरिवेटिव के बाहर लिखना था और फिर जो हमारा वेरिएबल था उसे सिंपल डिफरेंशिएट कर देना था पावर रूल लगा के या वॉटेवर जो भी रूल लगा के। फिर उसके बाद हमारे पास चौथे नंबर का रूल आ गया, वो आ गया हमारे पास डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होता है कॉस एक्स, ऐसे जबान पे होना चाहिए आपके, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। फिर इसके बाद पांचवा रूल आ गया डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। छठवां रूल आ गया डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स, और सातवां रूल आ गया डी डी एक्स ऑफ एल एन ऑफ एक्स इज 1 by x। आपको ये रूल्स भूलने नहीं है, बिल्कुल आपकी जुबान पे होने चाहिए, आपको बहुत यानी इसको याद रखना है अच्छी तरीके से, और बहुत जगहों पे ये रूल्स यूज होने वाले हैं, तो आपको हमेशा इनको दिमाग में रखना है। मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है मैं बताता हूं, देखो एक बात पे ध्यान दो। आज से अभी तो आपका 11th स्टार्ट हुआ है, आज से कुछ 2 से 3 महीने के बाद होता क्या है पता है, एक स्टूडेंट को डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है ये भी पता नहीं रहता। हालांकि आज की डेट में तुम्हारे अंदर बहुत क्यूरियोसिटी रहेगी कि सर डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स क्यों आया, कैसे आया, तुम रीजन की तरफ जाने की बहुत कोशिश करोगे। पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं, रीजन की तो छोड़ो, तुम सिर्फ ये रूल भी याद नहीं रखते हो। आफ्टर सम टाइम 2-3 मंथ्स के बाद स्टूडेंट की इतनी खराब परिस्थिति होती है कि वो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है तो वो सोचते रहता है डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या था, शायद कॉस एक्स था, माइनस कॉस एक्स था, कुछ तो भी था, पर वो कंफ्यूज रहता है कि वो cos x था या माइनस cos x था। तो इसीलिए मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप ज्यादा झंझटों में ना फंसें, आप तो बस इन रूल्स को ऐसे टंग पे होनी चाहिए आपके कि आपको तुरंत कहीं डी डी एक्स ऑफ साइन, और इससे ज्यादा कुछ फिजिक्स में मिलने भी नहीं वाला। एक्चुअली हम यहाँ मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो सिर्फ उतना मैथ्स पढ़ रहे हैं जो हमें फिजिक्स में हेल्प करने वाला है, जो हमारे लिए फिजिक्स की रिक्वायरमेंट है, जो हमें फिजिक्स में हेल्प करने वाला है। हमको कोई बहुत डिटेल में हमें मैथमेटिक्स थोड़ी सीखनी है, हमें सिर्फ उतना मैथमेटिक्स सीखना है जो हमारे फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करा सकता है, जो हमारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को सही करा सकता है, बस हमें उससे ज्यादा मैथमेटिक्स नहीं सीखनी है, हमारा पर्पस ही नहीं है। तो चलो आगे बढ़ता हूं, मैं कुछ एग्जाम्पल ले लेता हूं, मैं बड़ा सिंपल एक एग्जाम्पल ले लेता हूं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस 1/x² प्लस ई पावर x। अब ये आपको दिया है, यहां पे बोलते हैं फाइंड dy बाई dx। अब जब भी dy बाई dx लिखा हुआ है इसका मतलब ही ये है आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां डिफरेंशिएट कर लो, तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 1/x² प्लस ई पावर x। तो ये ब्रैकेट लगा दो। अब एक बात और बताता हूं, कभी भी ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है, ये डिनोमिनेटर में कभी लिखना नहीं है, आपको इसको लेके जाना है न्यूमरेटर में, यानी 1/x², यानी एक के नीचे x² है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाने के लिए x का पावर -2 लिख दो। जब भी आपको कभी ऐसी टर्म जो कि डिनोमिनेटर में उसे डिफरेंशिएट करना है ना, तो आप पहले उसको न्यूमरेटर में लाके लिखो, यानी हमेशा ऐसा लिख दो, क्योंकि तभी आप x के पावर n का अपना ये वाला स्टार रूल जो है, ये वाला जो स्टार रूल है, आप इसको तभी तो लगा पाओगे भाई, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ x का पावर n ये न्यूमरेटर में ऊपर चाहिए ना, x का पावर n, तो ये आ गया x का पावर n कैन बी एनीथिंग, -2 + 2 15 20 -1/2 + 1/2 3/2 2/3 whatever। नाउ जस्ट अप्लाई द रूल अगेन। अब क्या हुआ भाई, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ x का पावर -2 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर x, कर लो डिफरेंशिएट। अगेन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ x का पावर n, तो ये लाओ सामने -2 को, तो ये आ गया -2 x का पावर -2 -1 प्लस डी डी एक्स ऑफ ई पावर x इज ई पावर x। सो दिस विल बी व्हाट, cos x प्लस माइनस -2 x का पावर -3 प्लस ई पावर x। आप चाहो तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो, cos x -2/x³ प्लस ई पावर x। आप इसको इस तरह लिख सकते हो, दिस इज dy बाई dx। So this is the answer.
इसके बाद एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल और देख सकते हैं। इफ y इक्वल टू ln ऑफ x प्लस 1/x का पावर 2/3 प्लस रूट x, ऐसा लिख लेते हैं। अब ऐसी कोई टर्म है तो कुछ नहीं, इसको फिर से फाइंड, क्वेश्चन वही है, फाइंड dy by dx। सो अगेन विल डिफरेंशिएट y with respect to x, what you'll get ddx of y, so it will be ddx of ln of x, मैंने कहा था न्यूमरेटर में ले आओ, प्लस x का पावर -2/3 और ये रूट x है। रूट x यानी x का पावर क्या होता है, यानी x का पावर रूट x यानी x का पावर होता है, x का पावर होता है 1/2। बस अब अपना डिफरेंशिएशन अंदर भेज दो, ddx अंदर भेज दो, what you'll get, so it is dy by dx equal to ddx of ln x plus ddx x का पावर -2/3 प्लस ddx x का पावर 1/2। इसको अब हम लोग अगर आगे सॉल्व करते हैं तो इसको आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखते हैं एक बार। तो यहां से आ जाएगा dy by dx, ddx of ln x is what, it is 1/x, ये रहा आपके पास ddx of ln x। इसके बाद x का पावर -2/3 तो अपना पावर रूल यानी कि प्लस -2/3, x का पावर -2/3 -1 प्लस ये वाला फिर से 1/2 सामने यानी 1/2 x का पावर 1/2 -1। इसको अगर और सॉल्व किया जाए 1/2 -2/3 x का पावर, ये क्या हो गया -2/3 -1 यानी ये 3 इधर जाएगा, -2 -3 यानी -5 -5/3, इट इज -5/3 प्लस 1/2 x का पावर 1/2 -1 इज -1/2। ये आप चाहो तो ऐसा रहने दो या फिर इसको आप ऐसा लिख दो 1/x -2/3 x का पावर 5/3 प्लस 1/2 x का पावर 1/2। ये आपके पास आ गया dy by dx का वैल्यू। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो दिस इज अप टू रूल नंबर 7। नाउ we'll have the next rule, that is the very important rule, rule number 8, and this rule is nothing but product rule. It is very important rule. प्रोडक्ट रूल का मतलब यह है कि प्रोडक्ट आएगा, आप कहीं ना कहीं प्रोडक्ट, जब कोई टर्म्स दो वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, जैसे कि मैं ये कह सकता हूं इफ y इक्वल्स टू, मैं ऐसा लिख लूं x इंटू लिख लूं साइन x इंटू साइन x। अच्छा, एक बात और है कितने लोग ये सोचते हैं कि सर x इंटू साइन x जो है वो तो साइन x स्क्वायर ही हो गया सर, ऐसा कितने लोग सोचते हैं? अगर आप ये सोचते हैं तो आपकी सोच बिल्कुल गलत है। ये x इससे कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। साइन x में ये जो x है ये एंगल है, ये एंगल है, और ये साइन ऑफ दैट एंगल, यानी मान लेते हैं कि x की वैल्यू 30 है, मान लेते हैं x की वैल्यू 30 है। देखो मैं थोड़ा समझा रहा हूं। तो साइन 30 यानी इस x की वैल्यू को अगर आप यहां रख दें तो यही क्या बन जाएगा 30 इंटू साइन 30 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 और इंटू 30 करोगे तो यह आ जाएगा 30 इंटू 1/2 यानी क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 15। ये आ गई बात। और अगर आप इसको यहां मल्टीप्लाई कर दो तो देखो जरा क्या बन गया, ये साइन ऑफ x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर यानी 900 हो गए। ये तो टोटली रॉन्ग है, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, ये x इंटू साइन ऑफ x है। तो ये चीजें अलग हैं, आप ऐसा करने की कभी कोशिश ना करें। एक्चुअली ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं, साइन x अलग टर्म है और x अलग टर्म है, और यहां दोनों ही टर्म्स का जो है वो प्रोडक्ट लिया जा रहा है, उनके मल्टीप्लिकेशन को देखा जा रहा है। यानी ये दो टर्म्स हैं, आप इसको टर्म 1 बोलें, आप इसको टर्म 2 बोलें, और यहां दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है। जब भी कभी कोई दो टर्म्स का प्रोडक्ट हो रहा है तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ये हमें ये प्रोडक्ट रूल सिखाता है। जब भी कभी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है, तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाए, ये हमें प्रोडक्ट रूल सिखा रहा है। अगर y इक्वल टू 2 साइन x है तो सर यहां भी दो टर्म है, एक तो 2 हो गई, एक तो साइन x हो गई।
भाई एक तो 2 हो गई, एक तो sin x हो गई, अगर तुम बोल रहे हो तो ये कांस्टेंट है ना। कांस्टेंट के लिए तो आपके पास रूल है, डेरिवेटिव होगा तो 2 को बाहर निकाल देना, ddx ऑफ sin x लिख देना, सिंपल। दो टर्म्स की बात अगर है तो दोनों टर्म्स वेरिएबल ही होनी चाहिए। दोनों टर्म्स वेरिएबल ही होनी चाहिए, वहां पे टर्म्स जो है एक कांस्टेंट नहीं होनी चाहिए। दोनों ही टर्म्स वेरिएबल होनी चाहिए। यहां x है, यहां sin x है, तो ये दोनों टर्म्स वेरिएबल है। यहां 2 है, यहां sin x है, तो 2 कांस्टेंट है, sin x वेरिएबल है। ऐसा नहीं चलेगा। दोनों टर्म्स वेरिएबल होनी चाहिए। एक सेकेंड, तो दोनों ही टर्म्स जो है वेरिएबल हो, एक कांस्टेंट नहीं चलेगी। हम प्रोडक्ट रूल एक कांस्टेंट के साथ नहीं लगाएंगे। अगर किसी के दिमाग में ऐसी चीज आती भी है तो मैं 1 मिनट में बता देता हूं। इसका अगर हम dy by dx फाइंड करना चाहते हैं तो हम इसको डिफरेंशिएट अगर कर लें तो ये आ गया 2 sin x। आप इस 2 को निकाल के बाहर रख दो, सिंपल। तो इट विल बी व्हाट 2 और ddx ऑफ sin x करोगे तो ddx ऑफ sin x विल बी cos x, खत्म कहानी। बट वो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट बोल रहे हैं, जब हम मल्टीप्लिकेशन बोल रहे हैं तो दोनों ही वेरिएबल होने चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं x और sin x। नाउ अगर हम अब यहां डिफरेंशिएशन करें ऑफ y, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, सो इट विल बी ddx ऑफ y। मैं बहुत जनरल रूल लिखता हूं। जनरल रूल क्या कहता है? ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड। अब फर्स्ट एक टर्म है, सेकेंड दूसरी टर्म है। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट है, उसका अगर हमें डेरिवेटिव देखना है, तो अगर इसका डेरिवेटिव देखना है फर्स्ट और सेकेंड टर्म का, तो ये जो रूल है ये क्या कहता है? देखो मैं रूल लिखता हूं, ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड। इसको रट डालो, इस रूल को रट डालो, इस रूल को दिमाग में बैठा लो। ddx ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट रूल टू रिमेंबर। प्रोडक्ट रूल, इसका नाम है प्रोडक्ट रूल, इसे प्रोडक्ट रूल कहते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल्स टू सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट into ddx of second. This is the product rule when two terms, two variables, जब आपको दो वेरिएबल्स प्रोडक्ट में दिए हों, एक और दूसरा एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हों, तब आपको उस पूरी इक्वेशन का अगर डेरिवेटिव निकालना हो तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना होगा। तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड जो होगा, it will be equal to second into derivative of first or plus first into derivative of second. So this is the product rule which you have to apply whenever there is product of two terms. जब भी कभी दो terms का product होगा, so this is the rule which you have to apply. Again rule number 8 के example की बात करते हैं। Example, if y equals to, वही वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, x इंटू साइन एक्स। दिस इज योर फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म। नाउ इसका क्वेश्चन में ये कहते हैं भाई फाइंड dy बाई dx, यानी डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो यू कैन अगेन डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यू विल गेट ddx ऑफ y equal to ddx of x into sin x. This is first term, this is second term. मैं इसके नीचे अभी के लिए लिख देता हूं फर्स्ट और सेकेंड। सो अब रूल जो आप लगाओगे दैट इज ddx of y, तो इट विल बी सेकेंड, सेकेंड यानी क्या? sin x into ddx of first, यानी कौन? x प्लस फर्स्ट दैट इज x into ddx of second, यानी कौन? sin x। थोड़ा ध्यान दो, बहुत सिंपल है। Second that is sin x into ddx of first that is x plus first that is x into ddx of second that is sin x। वही रूल लगाना है, that is second into ddx of first plus first into ddx of second।
बस इस रूल को हमने लगाया, इस रूल को लगाते ही ये टर्म बन गई। अगेन डी डी एक्स ऑफ एक्स, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा 1, ये रूल हमेशा दिमाग में बैठा लो, खुद का खुद के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, एक फिजिकल क्वांटिटी खुद के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज होगी तो उसका रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। सो दिस इज साइन एक्स इंटू 1 इज साइन एक्स, दैट इज एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अभी लिखा था डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, मैंने बताया था दैट इज कॉस एक्स। सो दिस इज नथिंग बट द आंसर, वेरी सिंपल। एक और एग्जाम्पल करते हैं। इफ y इक्वल टू ई पावर x इंटू ln ऑफ x, हमारा एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन, दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट ले रहे हैं हम। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2। किसी के दिमाग में आ सकता है सर अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना देके ऐसा होता y इक्वल टू ln ऑफ x इंटू ई पावर x, तो क्या इसको 1 बोल देते और इसको 2 बोल देते? हाँ बोल देते, क्या फर्क पड़ता? भैया कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप चाहो इसको 1 बोलते इसको 2 बोलते, क्योंकि जो आपका रूल है ना उसके बीच में आ रहा है प्लस का साइन, तो आपको एक बार एक टर्म को बाहर लेके दूसरी टर्म को मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म का डेरिवेटिव लेना है और फिर एक बार दूसरी टर्म को बाहर लेके पहली टर्म का डेरिवेटिव लेना है। तो आप चाहे इस टर्म को बाद में लिखो, इस टर्म को पहले लिखो, बात एक ही होने वाली है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पर हाँ एक बात और बोल देता हूं, अभी इसके बाद एक रूल आने वाला है, वो है क्वोशंट रूल। जैसे यहाँ 2 टर्म्स का प्रोडक्ट है ना, वैसे ही यहाँ क्वोशंट रूल में 2 टर्म्स डिवीजन में रहेंगी, एक ऊपर एक नीचे। तो जब क्वोशंट रूल आएगा तब जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी, तब आप वो रूल के ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे बीच में माइनस साइन आएगा। थोड़ी देर रुक जाओ, अगला रूल वही है, उसके बारे में जब बताऊंगा तो वो चीजें समझ में आ जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। बट प्रोडक्ट रूल में बड़ा सिंपल है, यू कैन चेंज द ऑर्डर, कुछ भी नहीं होगा। पर अगला क्वोशंट रूल जो है उसमें आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए आप एक ही ऑर्डर प्रोडक्ट रूल में भी मान के चलें, सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड, तो आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। यहां पे भी क्वेश्चन वही है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। तो अब हमारे पास पॉइंट आ गया, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। सो व्हाट यू विल गेट, डी डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ e power x into ln of x. Now just apply this rule, this product rule. What you'll get, this is first, this is second to second. Therefore dy by dx is equal to second. Second is what? ln of x into ddx of first, that is e power x, plus first, that is e power x, into ddx of ln of x. This is ddx of ln of x. So ultimately it is ln of x into e power x plus e power x into ddx of ln of x is 1 by x. So this is nothing but dy by dx. ये आ गया हमारे पास, ठीक है। एक आखिरी एग्जाम्पल इस रूल पे और देख देता हूं। इफ y इक्वल टू x का पावर 3/2 इंटू साइन x, फाइंड dy by dx। अब देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करा चुका हूं और देखने वाले सारे स्टूडेंट्स से मेरा ये होप है, मेरी ऐसी आशा है तुमसे कि अब तुम खुद फटाफट सॉल्व करना शुरू कर चुके होंगे। जितनी देर मैं लगाऊं उससे ज्यादा फास्ट तुम कर दो, ऐसी मेरी आशा है। ऐसा अगर तुम कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, dy by dx आपको फाइंड करना है। तो अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट y with respect to x. So you'll get ddx of y equal to ddx of x का power 3/2 into sin x. Again this is 1, this is 2. So what now, dy by dx is second, that is sin x, into ddx of first, that is x का power 3/2 plus first, that is x का power 3/2 into ddx of sin x, ddx of sin x। तो यहां से क्या आ गया, sin x into ddx of x का पावर 3/2, यानी क्या आएगा अपना वही वाला स्टार रूल, कहाँ गया पता नहीं, बंट गया। तो उसको अगर देखेंगे तो आपको पता है ddx of x का पावर n इक्वल टू nx का पावर n-1। देखो किसी किसी को लग रहा है सर बार बार क्यों लिख रहे हैं आप रूल इतनी बार। देखो भैया जितना भी है ना इस वीडियो में मैं बार बार लिख के, बहुत बार लिख के बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे
तो मैं इन रूल्स के बारे में फिर से नहीं बता पाऊंगा, ये जो है वो है, अब आपको इसको रिटेन करना है दिमाग में। तो दिस इज 3/2 x का पावर 3/2 माइनस 1 प्लस x का पावर 3/2, तो एज इट इज आ गया ये वाला, और ddx ऑफ साइन x क्या हो गया, cos x। थोड़ा ध्यान दो, फिर से क्या किया अपन ने, देखो जरा क्या किया अपन ने, सेकेंड टर्म दिस इज sin x इंटू ddx ऑफ फर्स्ट दैट इज x का पावर 3/2 प्लस फर्स्ट दैट इज x का पावर 3/2 इंटू ddx ऑफ sin x। अब उसको डिफरेंशिएट किया तो sin x, देखो इस टर्म को तो कुछ करना नहीं है इसलिए एज इट इज ऐसे लिख दो लाके sin x, ddx ऑफ x का पावर 3/2 बाहर आ गया, x का पावर 3/2 माइनस 1, यही x का पावर n है, x का पावर n माइनस 1 प्लस ये वाली अब x का पावर 3/2 को कुछ नहीं करना है, एज इट इज लाके रख दो, ddx ऑफ sin x विल बी cos x। ध्यान दो, अगर ये बात समझ में आती है तो यहां से आगे बढ़े। सो नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज 3/2 और ये सब करें तो 3/2 बाहर ले आता हूं मैं, साइन ऑफ x और x का पावर 3/2 माइनस 1, 3/2 डेढ़ में से एक गया तो आधा बचा, यानी x का पावर 1/2। कोई इसको पाप करके यहाँ मल्टीप्लाई मत कर देना, ये x का पावर 1/2 यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होने वाला, ये इनटू है, ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है, तो ऐसा कुछ काम मत कर देना बस। प्लस अब ये x का पावर 3/2 तो एज इट इज है, इनटू cos x लिख दो इसके साथ। सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर, ओके। और इसको अरेंज कर सकते हो, यहाँ रूट एक्स लिख सकते हो, है ना, रूट एक्स को इसके साथ 3/2 रूट एक्स के साथ साइन एक्स लिख सकते हो, थोड़ा आप अपने हिसाब से उसको डेकोरेट कर सकते हो। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, पर अभी नहीं। मैं एक रूल और बताता हूं, दैट इज रूल नंबर व्हाट, रूल नंबर 9। अब आ रहा है हमारा सबसे एक और इंपॉर्टेंट रूल, सारे ही रूल बहुत इंपॉर्टेंट है पर ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। पर हाँ, एक बात आपने और फील की होगी कि अब तक हम रूल नंबर 9 पे पहुंचे, पर सारे रूल देखो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, सभी रूल डिपेंडेंट है। यानी आप अगर देखोगे तो पावर रूल कहीं हमारा साथ नहीं छोड़ रहा, वो हर जगह यूज हो रहा, हर जगह लग रहा है आपके पास पावर रूल, आपको वो लगाते चले जाना है ना। तो अब हम लोग क्वोशंट रूल पे बात करेंगे, क्वोशंट रूल को समझेंगे। पर हाँ, कुछ बातें समझो। जैसे अभी आप ना सिर्फ 11th में आए हो, तो एट दिस स्टेज, एट दिस इनिशियल स्टेज, थोड़ा सा ना आपको रूटीन को और अपने क्या बोलते हैं, अपनी जो शेड्यूलिंग है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करना होगा। क्योंकि अभी आप जब जस्ट 10th से आते हैं, तो 10th से तुरंत आने के बाद क्या होता है ना, एकदम से हमें ये समझ में नहीं आता कि जो 10th का पढ़ाई का तरीका था, या जो उस समय हम लोग पढ़ते थे उसमें और अब इसमें हम चीज़ों को कैसे मॉडिफाई करें। तो सबसे पहले आप एक बात समझ लो, एक कॉमन दिमाग में बच्चों के परसेप्शन होता है, वो ये कि 10th जो था, हम जब 10th देते हैं तो आप नॉर्मली क्या होता है पता है, दिवाली तक तो कुछ खास पढ़ते नहीं, पर दिवाली के बाद से थोड़ा सा ऐसा होता है कि पढ़ना शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद भी कोई अगर थोड़ा सिंसियर स्टूडेंट होता है तो दिवाली के बाद से पढ़ के भी वो अपनी एग्जाम्स में 90+ % या 95+ % ले आता है। पर अगर आप जेई या नीट के एस्पिरेंट्स हैं, या जेई नीट या केवीपीवाई या किसी भी अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी दिमाग से अब ये फ्रेम निकाल दें कि आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे 4 महीने या 3 महीने या 5 महीने में आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा। देखो, मैं ये बोल नहीं रहा हूं बिल्कुल भी कि आखिरी 3-4 महीनों में या 5 महीनों में कोई स्टूडेंट अच्छी बड़ी एग्जाम्स क्रैक नहीं कर सकता, मैं ये कह नहीं रहा हूं, क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल मेरे खुद के पास हैं जिसमें कई स्टूडेंट्स ने 4 महीनों में भी जेई एडवांस जैसी एग्जाम क्रैक की। बट एक बात सोचो, इसका दूसरा पहलू देखते हैं। जो स्टूडेंट 4 महीने में जेई एडवांस की एग्जाम क्रैक कर सकता था और किसी आईआईटी में पहुंच सकता था, वही स्टूडेंट अगर पूरे 2 साल लग के पढ़ता तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं लाता। मैं कहता हूं दूसरे पहलू को तो देखो। आप हमेशा पता है एक अपने आप पे एग्जाम्पल क्या सेट करते हैं, वो तो एक एक्स पर्सन था ना, उसने तो 4 महीने पढ़ा, 4 महीने में एग्जाम निकाल दी, 4 महीने में उसे आईआईटी मिल गया, तो क्या दिक्कत है, मैं भी करूंगा, मैं आखिरी 4 महीने में पढ़ के निकाल दूंगा। पर आपने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर वो इंसान 4 महीने नहीं पढ़ता, अगर वो पूरा 2 साल पढ़ता तो ऑल इंडिया रैंक 1 लाता। आपको एक और बात बताता हूं, हमारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी मेडिकल कॉलेजेस में हैं, जो अभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हैं, और जो बहुत प्रीमियम कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। उनका ना एक अलग तरह का रिकॉग्निशन होता है, उनको ना सोसाइटी एक अलग तरह से ट्रीटमेंट देती है। जैसे एक सिंपल बात बताता हूँ,
आप ही के आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी आईआईटी में पढ़ रहा होगा, आप ही के आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी आईसर में पढ़ रहा होगा, आप ही के आसपास कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जो किसी एम्स में पढ़ रहा होगा, या कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जीएमसी में पढ़ रहा होगा। आप देखना उसको कितना स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। आपके घर वाले, आपके पेरेंट आपको बार बार एक एग्जाम्पल देते होंगे, जरा देख उसको वो कितना पढ़ता है। बार बार आपको ये बात सुनने मिलती होगी, आपको बड़ा इरिटेशन होता होगा इस बात से, अरे क्या मुझे बार बार आप उसका एग्जाम्पल देते रहते हो। एक्चुअली वो एग्जाम्पल देते समय आपको इरिटेट नहीं करना चाहते। एग्जाम्पल देते समय उनका मोटिव ये होता है कि आप कुछ समझें कि देखो वो वहां तक पहुंचा है, उसने मेहनत की है और मेहनत आपको भी करनी चाहिए, ये वो समझाना चाहते हैं। कभी कंपैरिजन मोटिव नहीं होता है कि आपको नीचा दिखाया जाए। कंपैरिजन हमेशा मोटिव ये होता है कि आप में भी वो एबिलिटी, आप में भी वो क्षमता है, आप वहां तक पहुंच सकते हैं, आप बस थोड़ी कोशिश करें, आपको वो चीज मिल सकती है। आपको सिर्फ ये समझाना ही मोटिव होता है। कभी भी आपके पेरेंट्स या आपके टीचर्स आपको नीचा दिखाने के लिए कंपैरिजन नहीं करते। पर हमारा तो क्या है सर, हम तो उल्टा ही सोचते हैं ना। हमको तो यही लगता है कि आप हमारी बुराई कर रहे हो। नहीं नहीं, बात बुराई करने की है ही नहीं, क्योंकि बुराई करने से किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला। बुराई करने से किसी का रिजल्ट नहीं आने वाला, रिजल्ट आएगा अच्छा ही दिखा के। तो हमारी कोशिश तो अच्छा ही दिखाने की होती है, आपको ये समझाने की होती है कि देखो ऐसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, उनके साथ अगर आप अपने आप को कंपेयर करते हो, उनके साथ अगर अपने आप को देखते हो, तो आप बहुत अच्छा कुछ निकाल लोगे, बहुत अच्छा कुछ अचीव कर लोगे। तो ये मोटिव होता है कुल मिला के, है ना। तो मैं अब आ जाता हूँ अपने नेक्स्ट रूल पे। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वोशंट रूल, मेरे ख्याल से ये कुछ वीडियो 1 घंटे का तो हो ही गया होगा, ठीक है। तो हम लोग इस क्वोशंट रूल को ले लेते हैं पहले। क्वोशंट रूल को लेके हम कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स आपके लिए निकाल देंगे, वो एग्जाम्पल्स आपको सॉल्व करने होंगे, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे। तो मैं इसके लिए लिख लेता हूं इफ y इज इक्वल टू, मैं ऐसा लिख देता हूं x अपॉन साइन x। ये दो मेरे पास टर्म्स आ गई, इस टर्म को मैं फर्स्ट टर्म कह दूंगा, इस टर्म को मैं सेकंड टर्म कह दूंगा। ये दो टर्म्स मेरे पास आ गई। अब दो टर्म्स यानी क्या बोल रही है पता है आपके पास, एक 1 और एक 2, यानी फर्स्ट अपॉन सेकंड। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड था या फर्स्ट अपॉन सेकंड है। नाउ अब इसका आप डिफरेंशिएशन करते हो, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x करते हो अगर आप, यू विल गेट व्हाट, ddx ऑफ y इक्वल्स टू ddx ऑफ, मैं ऐसा लिखता हूं, फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये आप समझ सकते हैं, ये अपॉन हो जाता है। तो इसके लिए अगर हम लिखें, इसके लिए अगर हम रूल लिखें, तो रूल क्या कहता है देखो जरा, थोड़ा जगह ले लेते हैं अपन, यहाँ ले लेते हैं ddx ऑफ फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो रूल ये कहता है सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस, देखो ये वही है, सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट, प्लस की जगह आ गया माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड, और होल डिवाइडेड बाय सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज द रूल, दिस इज द रूल, दिस इज द रूल। सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। दिस इज द रूल। बार बार बोलेंगे, 5 बार ऐसे ही मन में बोल लें अपने पास, सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू ddx ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। रिटेन करना है आपको प्रोडक्ट क्वोशंट रूल को, प्रोडक्ट रूल को, दोनों को। अच्छा, शुरुआत मैंने सेकेंड से ही किया, देखो दोनों में, यहाँ भी सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट है, यहाँ भी सेकेंड इंटू ddx ऑफ फर्स्ट। प्रोडक्ट रूल है तो प्लस है, क्वोशंट रूल है तो माइनस है। बस डिफरेंस इतना है कि क्वोशंट रूल में नीचे सेकंड का स्क्वायर से डिवाइड हो रहा है, बस। चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इफ y इक्वल्स टू, वही वाला एग्जाम्पल अपना, x अपॉन साइन x, फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, ठीक है, फाइंड dy बाई dx। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट y with respect to x, so what you'll get, ddx of y equal to बनेगा ddx of x upon sin x। तो लगा दो, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, तो लगा देते हैं रूल, ddx of x upon sin x के लिए रूल लगा देते हैं हम। तो sin x यानी सेकेंड इंटू ddx of फर्स्ट यानी ddx of x माइनस x इंटू ddx of sin x एंड होल डिवाइडेड बाय sin x का स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय sin x का स्क्वायर। बस, तो अब इसको सॉल्व कर लें आप, तो इट विल बी व्हाट, sin x इंटू ddx ऑफ x, तो 1 आता है, बार बार बोल चुके हम, x इंटू ddx ऑफ sin x यानी क्या आ जाएगा, cos x, अपॉन में आ जाएगा sin x का स्क्वायर। दिस इज द आंसर।
तो दिस इज वन ऑफ द आंसर, वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर द क्वोशंट रूल. नाउ आई विल सॉल्व वन मोर क्वेश्चन फॉर द क्वोशंट रूल एंड आई विल गिव यू 10 क्वेश्चंस. मैं क्या करूंगा, एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा, 10 क्वेश्चन आपको दूंगा, आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जब ये प्रीमियर हो रहा होगा वीडियो तब आप कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर्स भी देंगे. सो दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा ले लेते हैं हम ln of x अपॉन e पावर x. ठीक है, और यहाँ क्वेश्चन कहता है फाइंड dy by dx. नाउ डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x. अब y को विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया आपने तो क्या बनेगा देखो जरा. तो डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ ln of x अपॉन में e पावर x. सो अगेन दिस इज 1, दिस इज 2. तो अब क्या हो जाएगा ये देखो जरा, सेकेंड यानी क्या हो गया e पावर x इंटू डी डी एक्स ऑफ ln of x माइनस सेकेंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकेंड अपॉन सेकेंड का स्क्वायर यानी e पावर x का स्क्वायर. तो यहां से क्या हो जाएगा, अब e पावर x डी डी एक्स ऑफ ln x इज 1 by x माइनस ln x एज इट इज, e पावर x का डेरिवेटिव इज e पावर x अपॉन e पावर x का स्क्वायर. तो देखो ये e पावर x, e पावर x, e पावर x कॉमन निकाल के एक तो काट दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 by x माइनस ln of x एंड होल डिवाइड बाई e पावर x. अब थोड़ा इसका अरेंज कर लो तो इसको मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो ये कितना आ जाएगा 1 माइनस x ln of x और ये नीचे x चला जाएगा तो x e पावर x. सो दिस इज द फाइनल आंसर. सो आज हमने यहाँ बहुत सारे रूल्स कवर कर लिए, लगभग मेरे ख्याल से 9 रूल्स कवर कर लिए, पर ये खत्म नहीं हुआ है अभी. इसमें कुछ रूल्स और बचे हुए हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा. ठीक है, बट अभी के लिए जितने रूल्स मैंने पढ़ा दिए हैं उतने रूल्स से रिलेटेड, उतने रूल्स पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं. आप उन क्वेश्चंस को करें और जब हम इस वीडियो को प्रीमियर कर रहे होंगे तब आप उनके आंसर्स भी बताएं या फिर बाद में कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं, है ना. तो मैं यहाँ करता हूँ डिफरेंशिएट द फॉलोइंग, या फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 दे देता हूँ, फाइंड dy by dx of the following. ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फर्स्ट ले लें अगर, तो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स. सेकेंड क्वेश्चन है y इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स प्लस ln ऑफ x. थर्ड है y इक्वल टू e पावर x प्लस साइन एक्स प्लस cos x. Fourth is y equal to 1 by x cube plus e power x plus root x. Y equal to x cube into sin x. Sixth, y equal to e power x into cos x. Seventh, y equal to e power x upon sin x. Eighth, y equal to ln of x upon e power x. Ninth, y equal to sin x upon cos x. ठीक है, दिस इज 9th. बस थोड़े से और 10th जो है, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं. तो जो 10th है y इक्वल टू cos x अपॉन sin x एंड y इक्वल टू 1 by sin x एंड 12th y इक्वल टू 1 by cosec x. ठीक है, 1 by cos x. ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप करें, सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स पे मुझे बताएं, इसके आंसर्स भी मैं बताऊंगा. आई होप यू हैव एंजॉयड टुडेज लेक्चर. और अगर ऐसा हुआ है, आपको मज़ा आया है, तो अगले लेक्चर में और मज़ा आएगा. इससे आगे हम कुछ और रूल्स पढ़ेंगे और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो फिजिक्स से रिलेटेड है फिर मैं वो भी कराऊंगा. तो अभी फ़िलहाल के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, बस पर बहुत ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें. जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्प्रेड करेंगे इसका मतलब ये होगा कि आप हमें अप्रिशिएट करेंगे. तो थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ. विल स्टॉप हियर.